तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत दिलचस्प है और उतना ही मिसअंडरस्टूड भी, ज्योतिष, लेकिन ओशो की नज़र से। क्या ये महज एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम ज्योतिष के पुराने विरोधाभास से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एक शरीर की तरह है। इसके बाद देखेंगे कि क्या सच में सितारे हम पर राज करते हैं, जन्म के वक्त का क्या महत्व है, और आखिर में हम जानेंगे कि ओशो के लिए ज्योतिष का असली मकसद क्या है। तो सीधा आते हैं पहले हिस्से पर, ज्योतिष का प्राचीन विरोधाभास। कमाल की बात है ना, एक तरफ तो इसे सदियों पुराना ज्ञान माना जाता है और दूसरी तरफ आज के जमाने में इसे सिर्फ एक अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सबसे पहले तो इसकी उम्र, मतलब ज्योतिष कितना पुराना है, ये जानकर ही दिमाग चकरा जाता है। सोचिए, ऋग्वेद में जिसे कुछ लोग लगभग 95,000 साल पुराना मानते हैं, उसमें ग्रहों की खास पोजीशंस का जिक्र है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। पश्चिम में सुमेर में 4,500 साल पुरानी हड्डियों पर ज्योतिष के निशान मिले हैं। तो ये कोई आजकल का फैशन नहीं है, ये तो इंसानियत के इतिहास जितना ही पुराना है। और यही बात हमें इस सबसे बड़े पैराडॉक्स पर लाती है। जैसा कि कहा गया है, यह सबसे पुराना विषय है और एक तरह से सबसे ज्यादा तिरस्कृत भी। सवाल तो उठता है कि जो चीज इतनी पुरानी है वो इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? और अब देखिए ये आंकड़ा, ये वाकई चौंकाने वाला है। सोर्स के मुताबिक दुनिया भर में करीब 78% लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है, खासकर तब जब साइंस और मॉडर्न सोसाइटी इसे ज्यादातर नकारती है। तो ये जो विरोधाभास है वो और भी गहरा हो जाता है। तो फिर ओशो इस पहेली को कैसे समझाते हैं? यहीं से हम अपने अगले हिस्से में आते हैं, ब्रह्मांड एक शरीर के रूप में। असल में यही ओशो के पूरे तर्क का आधार है, उनकी फिलॉसफी की नींव। ये सब एक कॉन्सेप्ट पर टिका है जिसे ओशो ऑर्गेनिक यूनिटी या जैविक एकता कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये एक अकेला जीता जागता और आपस में जुड़ा हुआ शरीर है। और अगर ये एक शरीर है तो इसके किसी एक कोने में कुछ भी हो, उसका असर हर दूसरे कोने पर पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस मिसाल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, अगर आपकी उंगली में चोट लगती है तो दर्द सिर्फ उंगली को नहीं होता, पूरे शरीर को महसूस होता है ना? ओशो कहते हैं कि ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसा ही है। सूरज पर अगर कोई तूफान उठता है तो उसका असर हमारे खून के बहाव तक पर पड़ सकता है, क्योंकि हम सब उसी एक विशाल कॉस्मिक शरीर का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये आइडिया हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है। क्या सच में सितारे हम पर हुकूमत करते हैं? अब हम उन खास उदाहरणों को देखेंगे जो ओशो अपने इस सिद्धांत के समर्थन में देते हैं। ओशो हमें इतिहास के कुछ बड़े और दिलचस्प नामों की याद दिलाते हैं, जैसे रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर चिज़ेव्स्की। उन्होंने सूरज पर उठने वाले तूफानों और इंसानी लड़ाइयों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन खोज निकाला था। या फिर स्विस डॉक्टर पैरासेल्सिस, जिनका मानना था कि बीमारी कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ हमारे तालमेल का बिगड़ना है। और तो और महान फिलोसोफर पाइथागोरस ने भी ग्रहों के सामंजस्य या प्लैनेटरी हार्मनी की बात की थी। चिज़ेव्स्की का काम तो खास तौर पर हैरान करने वाला है। उन्होंने 700 साल के इतिहास का डेटा एनालिसिस किया और पाया कि जब जब सूरज पर सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती थीं, ठीक उन्हीं दौर में पृथ्वी पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां और क्रांतियां होती थीं। ये खोज इतनी खतरनाक मानी गई कि स्टालिन ने उन्हें इसके लिए जेल में डाल दिया था। तो अगर पूरा ब्रह्मांड हम पर इतने बड़े लेवल पर असर डालता है, तो एक अकेले इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर होता होगा? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, आपका कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, यानी जन्म के उस एक पल का महत्व। यहाँ ओशो एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जन्म के समय बच्चे का मन एक बहुत ही संवेदनशील फोटोग्राफिक प्लेट की तरह होता है, बिल्कुल खाली और ग्रहण करने को तैयार। और उस एक पल में आसमान में ग्रहों की जो अनोखी तस्वीर होती है वो उस मन पर छप जाती है। यही छाप, यही ब्लूप्रिंट फिर उस इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अपनी बात को साबित करने के लिए ओशो जुड़वा बच्चों का उदाहरण देते हैं। हमें पता है 2 तरह के जुड़वा होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जो एक ही अंडे से बनते हैं,
उनका गर्भाधान और जन्म का पल एक ही होता है। और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, जो 2 अलग-अलग अंडों से बनते हैं। और यहीं पर बात बहुत रहस्यमयी हो जाती है। आइडेंटिकल जुड़वा बच्चों में गजब की समानताएं होती हैं। उनके आईक्यू लगभग एक जैसे होते हैं, उन्हें अक्सर एक ही समय पर एक जैसी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि उनकी स्किन भी एक दूसरे के शरीर पर ट्रांसप्लांट की जा सकती है। और सबसे अजीब बात, वे अक्सर एक ही साल के अंदर दुनिया से जाते हैं। ओशो के हिसाब से इन गहरे कनेक्शंस की सबसे मजबूत वजह उनका एक ही जन्म का क्षण है। अच्छा, तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने के लिए है? ओशो के लिए इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, ज्योतिष स्वीकृति का एक विज्ञान। देखिए, ज्यादातर लोग ज्योतिष को कैसे देखते हैं? भविष्य जानना, अपना फायदा देखना या बुरी किस्मत से बचना, है ना? लेकिन ओशो का नजरिया वो बिल्कुल अलग है। उनके लिए ज्योतिष भविष्य बताने का टूल नहीं है, बल्कि जो होना ही है, जो अटल है, उसके साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। ये मंजूरी का, एक्सेप्टेंस का एक रास्ता है। किस्मत से लड़ने की जगह उसके साथ लय में आना। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी बताते हैं। नसरुद्दीन हमेशा दुखी रहते थे, पर एक दिन अचानक खुश रहने लगे। लोगों ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, मैंने उसके साथ सहयोग करना सीख लिया है जो होकर ही रहेगा। मतलब लड़ने की जगह स्वीकार करने में ही शांति है। ओशो के लिए ज्योतिष का असली मकसद यही है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ देती है, जो ओशो के नजरिए का सार है। जीवन क्या है? एक रास्ता जिस पर हम चलते हैं, या एक नदी जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाती है? ये किस्मत और मर्जी के बीच की सदियों पुरानी बहस है, और ज्योतिष ओशो की नज़रों में हमें उस नदी के साथ लड़ना नहीं, बल्कि तैर